Okay. What is compensation? बताइए. What is compensation management? बताइए. पूरा डेफिनेशन नहीं भी है, जो आता है वो बताइए. हाँ मैम, एम्प्लॉय के बेस्ट ऑफ एबिलिटी के हिसाब से मैम उनको कंपनसेशन देना. हाँ. तो वेरियस टाइप का मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी होता है, वो एम्प्लॉय अपने व्यू के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में बनाती है. It refers to the establishment and implementations of sound policies, programs, and practices of the employee. Who said? Miss Mahi. Mahi. Okay, good. Yes. Compensation management is the set of various financial and non-financial services, non-financial payments which are given to the employees. Why they are given to the employees? Because they have rendered their service to the organization. This is what we call compensation management. ठीक है. कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट में आप जब बात करेंगे तो सिर्फ सैलरी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सैलरी इज अ फाइनेंशियल पार्ट. अपार्ट फ्रॉम दिस फाइनेंशियल पार्ट, यू विल आल्सो टॉक अबाउट द वेरियस नॉन फाइनेंशियल पार्ट या नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो सर्विसेज व्हिच यू रेंडर टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर पेड इन ल्यू ऑफ दैट. उसके बदले में जो आपको उसके बदले में जो कॉम्पेंसेशन आपको दिया जाता है उसको कहते हैं कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट. ठीक है. सो व्हाट इज कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट? द वेरियस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स व्हिच आर गिवन टू द एम्प्लॉइज इन ल्यू ऑफ, यानी बदले में देयर सर्विसेज, इज नोन एज कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट. मैम लेकिन एक्सक्यूज मी मैम. हाँ बोलो. मैम लेकिन ये जो कॉम्पनसेशन है मैम, ये तो मैम मॉनेटरी टर्म में ही दिया जाता है मैम, तो ये मैम मॉनेटरी वैल्यू ही बोल सकते हैं मैम इसको. देखिए नॉन फाइनेंशियल भी, जैसे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पेंसेशन प्रैक्टिस के बारे में जानते हैं कि वहाँ पर पेमेंट कैसा है या कॉम्पेंसेशन पैक कैसा है, तो हम उसमें जो नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज है उसको भी कंसिडर करते हैं. जैसे कॉम्पेंसेशन का ही पार्ट होता है ना बेनिफिट, जो बेनिफिट्स दी जाती है एम्प्लॉइज को, वो किसका पार्ट होता है? कॉम्पेंसेशन का पार्ट होगा कि नहीं? Yes, ma'am. And benefits necessarily do not have to be just financial. There are some non-financial benefits which are also there in the compensation package. इसीलिए आप सिर्फ फाइनेंशियल नहीं बोलेंगे. अंडरस्टूड? या सिर्फ मॉनेटरी नहीं बोलेंगे. मैम नॉन मॉनेटरी में क्या क्या आ सकता है मैम? नॉन मॉनेटरी में क्या हो सकता है? नॉन मॉनेटरी में जैसे कि वर्क फ्रॉम होम. देखिए अभी कोविड के टाइम पे ये वर्क फ्रॉम होम हैज बिकम अ रेगुलर थिंग, है ना. एकदम रेगुलर थिंग, यही न्यू नॉर्मल हो गया वर्क फ्रॉम होम. एवरीबडी हैज बीन गिवन वर्क फ्रॉम होम, बट वंस अपॉन अ टाइम व्हेन कोविड वाज नॉट देयर, वर्क फ्रॉम होम वाज अ बेनिफिट. ये कुछ लोगों को ही मिलता था वर्क फ्रॉम होम, जैसे कि somebody who has met an accident, they cannot come to the office, somebody who is in recovery phase, some new mothers, somebody who has been sent on payroll to on site, और वहां के कॉस्ट को घटाने के लिए वहां पर वर्क फ्रॉम होम दिया गया. ठीक है. तो ये सारी चीजें नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स में आती है. उसके अलावा तुमने नॉन मॉनेटरी पूछा तो हम बताते हैं. फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स, फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग. बताइए. फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग यानी कि अगर आपका 10 बजे से लॉग इन है किसी ऑर्गेनाइजेशन में और आप शाम के 7 बजे लॉग आउट करते हैं, उसके अगर आपको कोई काम है एंड दिस फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग हैज बीन गिवन टू यू, देन क्या होता है कि आपको ये बेनिफिट मिला ना कि आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं. आपको सिर्फ काम करके देना है.
आपको सिर्फ काम करके देना है, तो ये हमारे लिए एक बेनिफिट हो जाता है ना कि ठीक है, हम हो सकता है कि सुबह के टाइम हम बहुत ज्यादा फ्री ना हो, किसी दिन हॉस्पिटल जाना हो या किसी दिन कोई और काम हो, लेकिन आप किसी और टाइम पे लॉग इन करके अपना काम फिनिश कर सकते हैं। ठीक है। यस मैम, यही फ्लेक्सिबिलिटी हुआ मैम Yes, कि अपने हाँ, अनुसार हम और भी देखो, और भी चाहे छोटा तो कर बड़ा सकते। बहुत सारा बेनिफिट्स होता है, हम अभी आगे बताएंगे तुमको कि बेनिफिट्स दो तरीके का होता है, एक स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स और दूसरा नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स। स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स होते हैं जो कि लॉ में लिखा हुआ है, ठीक है, लॉ में लिखा हुआ है और वो आपको देना ही देना है। as an organization, as an employer of the organization, you have to impart those benefits to its people. कैसे benefits? जैसे कि provident fund, एग्जांपल में पीएफ provident fund का पैसा एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना ही करना है। दूसरा ESI, ठीक है ना, दूसरा ESI, पीएफ हो सकता है, ESI हो सकता है, कुछ और है जैसे ग्रुप इंश्योरेंस है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उस ग्रुप इंश्योरेंस को देना है, गवर्नमेंट एक्ट जितना है, ठीक है, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट। आप अपने घर में मेड सर्वेंट को कोई कितना भी पैसा दे, देयर इज नो, यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। लेकिन जब आप ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करेंगे, यू हैव टू लिव विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ मिनिमम वेजेस बाय गवर्नमेंट। सरकार एक न्यूनतम मजदूरी तय करती है ना कि वर्कर को न्यूनतम मजदूरी तो दिया ही जाना है, इसी को कहते हैं yes, ma'am. मिनिमम वेजेस, ठीक है। मिनिमम वेजेस एक एक्ट था 1948, वो उसमें पास हुआ था। किसने पूछा था ये बेनिफिट्स के बारे में, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स? अच्छा, whoever asked, now is this clear? यस मैम, क्लियर मैम। हाँ, ठीक है। कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट आपने समझा कि कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट क्या होता है? अब देखिए, कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट को ठीक से पढ़ने और समझने के लिए हम उसको 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। आप अलग अलग बुक्स में जाइएगा तो अलग अलग कैटेगरी भी मिल सकती है, लेकिन 4 मेन है, बाकी सब कुछ इसका पार्ट या सब पार्ट हो सकता है। ओके, the first category, what was the first category? सैलरी, कमीशन, बोनस मैम। No, this was not the यही सब first होगा part. मैम। ये फर्स्ट पार्ट नहीं Base pay. बेसिक पे, बेस पे होगा। हाँ बेस पे, ठीक है। नेक्स्ट Yes, दूसरा क्या था? बेनिफिट भी तो हो सकता है ना मैम। बेनिफिट होगा, बिल्कुल होगा बेनिफिट। allowances. हाँ And second allowances. हाँ, पहला था बेस पे, दूसरा था अलाउंसेस, तीसरा था बेनिफिट्स Benefits. Benefits and incentives. incentives, बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स, और चौथा क्या रिवार्ड था? को भी reward and recognition, वेरी गुड, Rewards and Rewards reward and recognition. recognition. ठीक है। बेस पे क्या था, आप ही लोग बताइए, सब तो बता रहे हैं, पार्टिसिपेट कीजिए। मैम इसमें फिक्स का कंसेशन होता है, सैलरी फिक्स होता है मॉनेटरी टर्म में। सैलरी नहीं बोलोगी, ये सिर्फ बेस पे बोलोगी। बेसिक पे इज अ फिक्स्ड Fixed होता पार्ट है। ऑफ योर सैलरी। आप कहीं भी किसी का भी कोई सैलरी स्लिप उठा करके देखना, ठीक है, उसमें जो बेसिक पे होता है वो एक फिक्स पार्ट होता है, बाकी चीजें वेरिएबल पार्ट होती हैं, वो घटती बढ़ती हैं, बट बेसिक सैलरी को घटाया बढ़ाया तभी जाता है जब स्केल चेंज होता है, यानी लेवल चेंज होता है, पे मैट्रिक्स चेंज होता है, ठीक है, या फिर टाइम के साथ जो एम्प्लॉइज हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक पे के बारे में याद रखोगे कि बेसिक पे इज द फिक्स्ड पार्ट ऑफ योर सैलरी। बेसिक पे इज दैट पार्ट व्हिच इज फिक्स्ड, और बेसिक पे जो होता है वो जनरली आपके सैलरी का 40 से 50% तक होता है, ठीक है। आपकी पूरी सैलरी का 40 से 50% क्या होता है, बेसिक पे होता है। Basic. हाँ, बाकी के जितने अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे वो बेसिक पे पे कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। 40 to 50% ऑफ योर सीटीसी। सीटीसी क्या होता है? Tell me.
कोई बताइए व्हाट इज सीटीसी? एनीवन? मैम क्या क्वेश्चन था मैम? सीटीसी किसको कहते हैं? व्हाट इज सीटीसी एंड व्हाट डज दिस मीन? मैम इसका फुल फॉर्म आप बताएं थी, कॉस्ट टू कंपनी। हाँ हाँ, सीटीसी मैम इज कोई एम्प्लॉय को हायर करते समय जो कॉस्ट लगता है उसी को शायद बोलते हैं कॉस्ट टू कंपनी। यस, उसी को कहते हैं। वेरी गुड। Annual package of salary, ma'am. From total salary package of an employee. Yes, total salary package of an employee, which also means in very clear language that this is the cost that the company is incurring in hiring you. Okay? एक एग्जाम्पल से भी समझाए थे, उस एग्जाम्पल को आप फिर बनाइए और फिर बना करके बताइए कि आप फिर बनाइएगा तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। राइट डाउन। सीटीसी इज 4 लाख पर एनम। मैम सीटीसी का फुल फॉर्म क्या है मैम? सीटीसी इज कॉस्ट टू कंपनी। लिख लीजिए, कॉस्ट टू कंपनी, which means if this much is the cost that an employee that an employer pays in hiring you. कितने परसेंटेज? अगर आपका सीटीसी 4 लाख है, अगर मान लीजिए आप कहीं ज्वाइन करते हैं and your CTC is 4 lakh, what does that mean? This means that the company is paying 4 lakh per annum in hiring you. This much you are the cost to the company. Okay? समझ में आई बात? यस मैम। यस मैम। अभी आपने लिखा कि बेसिक सैलरी इज 40 to 50% ऑफ सीटीसी, तो एक कैलकुलेशन बनाइए। मान लीजिए कि आपकी सीटीसी है 4 लाख पर एनम, ठीक है? सीटीसी है 4 लाख पर एनम, पूरे साल की, और उस कंपनी की जो बेसिक सैलरी है वो 40% ऑफ सीटीसी है, ठीक है? 40% ऑफ सीटीसी है। मंथली सैलरी निकाल के बताइए कितना होगा? 80,000। मंथली बेसिक सैलरी निकालिए। 80,000। 80,000? नो मैम, एक सेकंड। 33,333। आप हमको सीधा बताइए कि बेसिक सैलरी कितनी होगी। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। द सीटीसी ऑफ एन इंडिविजुअल इज 4 लाख पर एनम। इफ द कंपनी कीप्स इट्स बेसिक सैलरी एज 40% ऑफ सीटीसी, तो उसकी मंथ की बेसिक सैलरी कितनी होगी? निकाल के बताइए। मैम 1,60,000। नो मैम 20,000 होगा मैम। 1,60,000 जा रहा है। नो, किसी के मंथ की मैम बेसिक क्या सैलरी आप 1,60,000 4 लाख होगा। पर एनम है मैम, कॉस्ट है मैम। मैम तो 40,000 पे हम उसमें रिड्यूस करना है या इंक्रीज करना है? 40% मैम। 40% ऑफ का क्या मतलब होता है बताओ? ये तो बेसिक मैथ्स है। 40% ऑफ तो मल्टीप्लाई 83,333 हो जाएगा मैम। बोलो प्रत्यय। 20,000 होगा मैम। मैम 83,333। अगर पहले मैंने मैम 40% निकाला, उसके बाद मैम उसको मैम 12 से डिवाइड किए, तो 40% निकालने हैं तो कितना आ रहा है? ये देखिए, सुनिए। अच्छा ठीक है, देखो नाउ गेट दिस स्ट्रेट। 4 लाख उसका सीटीसी है 13,300। 200। गुड। ये किसने निकाला? मैम नहीं, अनीशा। व्हाट्स योर नेम? अनीशा। अनीशा। हाँ, नाउ यू आर राइट। अब समझ में आया तुम लोग को। Yes, 4 लाख पर एनम उसकी सीटीसी है, ठीक है? एक साल की सैलरी इतनी है। मंथ की कितनी होगी? निकालो जल्दी से, 12 से डिवाइड करो। 33,333। तो 33,000 मान लो इसको लमसम, ठीक है? yes, अब ma'am. इस कंपनी की पॉलिसी ये है कि वो 40% जो उसका सीटीसी है उसका 40% वो बेसिक सैलरी रखती है। 33,000 का 40% कितना होगा? बस इतना ही तो निकालना था।
देखो आता है 13,200। यस मैम, Yes, ma'am. 33,000 का 40%। आया, सबका आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ऐसे ही बेसिक सैलरी रखी जाती है। एक और तुमको एडिशन बता देते, पहले ये था कि 40 to 50% ऑफ सीटीसी को कंपनी बेसिक सैलरी रख सकती थी। अब न्यू कोड वेजेस जो आया है, न्यू वेज कोड जो आया अक्टूबर से जो लागू है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने बोला है कि 50% आपको रखना ही होगा। ठीक है, 50% आपकी सैलरी का जो होगा वो क्या होगा, वो बेसिक पे होगा, और जो बाकी अलाउंसेस होंगे वो उस पे ऐड होंगे। ठीक है, यस मैम। तो बेस पे समझ में आया। अब देखो Yes, ma'am. मोस्टली ये नेक्स्ट कंपोनेंट सैलरी का क्या था, अलाउंसेस। अलाउंसेस देखो अलाउंसेस क्या होता है, मैम बेसिक पे के अलावा जो हम उसके ऊपर से देते हैं सैलरी के अलावा जो उसको मैम फैसिलिटी कर सकते हैं। इसको फैसिलिटी नहीं बोलोगी तुम, फैसिलिटी का जब भी नाम लोगी तो वो बेनिफिट बोलना। ठीक है, ये तुम्हारा जेन्युइन जस्टिफाइड पैसा है। अलाउंसेस का जो रूट वर्ड है वो अलाउ है, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि अलाउंसेस का क्या मतलब होता है, समथिंग व्हिच इज अलाउड इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर फॉर अ पर्पस। आप अलाउंसेस पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो भी अलाउंसेस अलाउड है आपको ऑर्गेनाइजेशन में, उसका पर्पस आप उसका नाम पढ़ के ही फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कुछ अलाउंसेस बताओ जो एग्जांपल बताए थे। मेडिकल अलाउंस, वो किस लिए होगा, Transport हाउस allowance. रेंट अलाउंसेस। हाँ, Overtime allowance. ओवरटाइम, ओके, ओवरटाइम अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट Entertainment अलाउंस, allowance. एंटरटेनमेंट अलाउंस, Entertainment. यूनिफॉर्म अलाउंस, कैंटीन मील Some house rent allowance. allowance. हाउस House. रेंट अलाउंस। House rent, ma'am. इन सब में एक चीज देखो कि क्या नाम लेने के बाद Quotation, तुमको ma'am. ये नहीं समझ में आता है। हाँ बोलो, बताओ, someone was saying something। न्यूज़पेपर और अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन मैम हो सकता है। हाँ, न्यूज़पेपर अलाउंस, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स अलाउंस, ये सब सारे अलाउंसेस का नाम आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये अलाउंसेस किस पर्पस के लिए है। जैसे हाउस रेंट अलाउंस किस पर्पस के लिए हो सकता है, बताओ। हाउस रेंट अलाउंस किसके लिए मैम जो होगा, एम्प्लॉयज के रेंट का जो कॉस्ट होता है उसको पे करने के लिए अलाउंस उसको मीट दिया करने जाता के लिए है। दिया जाता है कि इफ यू आर एन Yes. एम्प्लॉय टू माय ऑर्गेनाइजेशन यू विल डेफिनेटली नीड अ हाउस टू लिव, टू रेंट अ हाउस, ऑब्वियसली टू रेंट अ हाउस, तो हम उसके लिए हाउस रेंट अलाउंस देंगे। अब क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इज नॉट सेम, मुंबई में जो 2 BHK अपार्टमेंट होगा और पटना में या इससे कोई छोटा शहर ले लो, वहाँ जो 2 BHK का रेंट होगा क्या वो सेम होगा कॉस्ट ऑफ लिविंग? No, ma'am. नहीं होगा। So No, ma'am. this is why for the similar purpose what happens that house rent allowance is different for different cities. For ease of calculation, what is done, the cities are divided into tier 1, tier 2, tier 3 cities depending upon population, and house rent allowance is given accordingly. The percentage of house rent allowance is given accordingly. Okay? ठीक है, Okay, ma'am. Yes, ma'am. दूसरा अलाउंस बताइए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी या ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्यों दी जाती है? मैम क्योंकि वो फ्रीली आ सके, जा सके, ट्रैवल कर सके। कहाँ नहीं, यू आर, इसीलिए हम पूछे थे ये बात, you are not supposed to use this word travel here. Transport ma'am. allowance is just for purpose. I already told you that allowances are given in the organization for a specific purpose. जैसे Yeah, ma'am. कोई बता सकता है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस का अगर आप डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? What kind of allowance is this? मैम एम्प्लॉय सेफली अपने डेस्टिनेशन से ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच पाए। ये आधा सही बोले तो to मैम meet इससे the मैम टाइम का expense, रिड्यूस हो मैम, इट इज ज्यादा ऑफर्ड टाइम कंज्यूम नहीं करे मैम वो। time, मैम वो safety. एक्सपेंस बिटवीन जो जहाँ वो होम है उसका और ऑफिस के बीच का है वो। Very good. Actually, okay. this is the thing. कि it is only मैम ये given. एम्प्लॉय को टाइम का मैम ऑफर दी जाती है, तो ट्रेवल में जो एक्सपेंसेस लगता है वो सब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाए।
ये देखो, ये एक एक्सपेंस मीट किया जाता है. दिस इज एन एक्सपेंस टू मीट योर एक्सपेंस फ्रॉम योर होम टू द ऑफिस एंड फ्रॉम ऑफिस टू योर होम. बस इसी पर्पस के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस दी जाती है. इसका टाइम से, सेफ्टी से कोई मतलब नहीं है. तो आप ये सब चीजें आप ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर. ठीक है. नेक्स्ट, मेडिकल अलाउंस. Medical यू नो allowance. दिस मेडिकल अलाउंस. आप एम्प्लॉय Yes, हैं, ma'am. आप ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, आप बीमार पड़ेंगे, आपकी फैमिली बीमार पड़ेगी. टू मीट सच एक्सपेंसेस यू विल नीड मेडिकल अलाउंस. ओके. नाउ Yes, व्हाट ma'am. इज द डिफरेंस बिटवीन मेडिकल अलाउंस एंड मेडिकल रीइंबर्समेंट? टेल मी. क्या डिफरेंस होता है रीइंबर्समेंट में और मेडिकल अलाउंस में? मैम मेडिकल अलाउंस तो हुआ जो मैम कंपनी वाले देते हैं जब हम बीमार होते हैं उस टाइम में मैम एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू मेडिकल एक्सपेंडिचर पे जो खर्च लगता है उसका मैम. और री इन्वेस्टमेंट मैम हो जाएगा मैम. नहीं, यू नीड टू गेट दिस क्लियर. सुनिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेडिकल अलाउंस, जो भी हम अलाउंस की बात करते हैं, ये अलाउंस आपके हर महीने की सैलरी में आती है. जैसे मेडिकल अलाउंस आप देखेंगे, जिनको मिलता है उनको एक लमसम अमाउंट 2,500 3,000 जो भी है वो सैलरी के साथ ही दिया जाता है. उसके लिए आपको कोई ओपीडी का चार्ज, कोई डॉक्टर की का प्रिस्क्रिप्शन, कोई ओपीडी की रिसीट वगैरह कुछ फर्निश नहीं किया जाता है. ये सैलरी के साथ ही दिया जाता है क्योंकि ये कंसिडर किया जाता है कि आपको जरूरत पड़ेगी. समझ में आई बात? लेकिन मेडिकल रीइंबर्समेंट का क्या Yes, मतलब होता है? जैसे एग्जाम्पल लो कि पारस बगल में है, ठीक है. Yes, ma'am. पारस है बगल में, ज्योति पुंज है बगल में, बोरिंग रोड में है ना. Yes, ma'am. ज्योति पुंज हॉस्पिटल कॉलेज के बगल में ही है. तो क्या होता है कि ये सारे हॉस्पिटल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पैनल में होते हैं. देयर एक मेडिकल का पैनल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. उसमें उस शहर के बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं और बाकी इंडिया लेवल के भी हॉस्पिटल्स होते हैं कि भाई अगर आपको रेफर कर दिया गया कि केस यहाँ नहीं संभल रहा है तो आपको दूसरे जगह रेफर किया जाएगा. पर ये तो प्लान नहीं है. 1.5 लाख 2 लाख रुपए अगर आपको ऑपरेशन में लग जाता है, ठीक है, ज्योति पुंज मैटरनिटी हॉस्पिटल, तो वहां पे अगर 1 लाख रुपए लग जाता है, ये 1 लाख तो आपको सैलरी के साथ नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है. हाँ, मैम. लेकिन वो हॉस्पिटल के पैनल में है, विच मीन्स यू कैन गेट योरसेल्फ. जैसे कि देखिए पारस है, उसमें एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एम्पैनल्ड है, ओएनजीसी एम्पैनल्ड है, एआई एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, बीएसएनएल एम्पैनल्ड है. तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका इलाज यहाँ हो सकता है. ठीक है. तो उसके लिए ये मेडिकल अलाउंस नहीं है. ये आप अलग से अगर कोई सर्जरी या कुछ वैसा दिखाने जा रहे हैं तो आपको उसके लिए रिसीट वहां की जो आप फिल किए हैं वो, यानी प्रूफ कि आप वहां पर थे, वो ला करके ऑफिस में सबमिट करना होता है. ठीक है. उस रिसीट के बेसिस पे आपको पैसा रीइंबर्स होता है, वापस मिलता है. दिस इज नोन एज मेडिकल रीइंबर्समेंट. यानी अलाउंस में आपको कोई कुछ तरीके का प्रूफ नहीं दिखाना है, ये आपको हर महीने की सैलरी के साथ ऐसे ही मिलता है. लेकिन जहां रीइंबर्समेंट की बात होती है तो रीइंबर्समेंट में क्या होता है कि आपको प्रूफ दिखाना होता है. मैम रिबर्समेंट में मैम जितना अमाउंट मैम खर्च हुआ उतना मिलता है मैम, या फिर ये कंपनी के 3,000? पॉलिसी पे डिपेंड नहीं, 3,000 नहीं, ये कंपनी के पॉलिसी पे डिपेंड करता है. कई कंपनी है जो एक लिमिट तक पूरा पैसा रीइंबर्स कर देती है. अब मान लो कि 25 लाख लग गया किसी को, ठीक है, तो कंपनीज हो सकता है कि 25 लाख ना दे, उसका 85% या 90% पेमेंट कर दे. समझ रहे हैं आप? यस मैम, हो सकता है. तो ये हुआ कुछ अलाउंसेस का नाम डिस्कस किया हम लोग. मैम. हाँ बोलो. मैम रीइन्वेस्टमेंट एक बार और बता दीजिए ना. ओके यानिशा, यस मैम. रीइंबर्समेंट में एक वर्ड जोड़ा हुआ है री, माने फिर से. यस मैम. आई टोल्ड यू कि बगल में जो पारस हॉस्पिटल है, कभी अगर जाना हुआ पारस तो आप नोटिस कीजिएगा कि उसके बोर्ड पे लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मेंशन्ड है, बाहर में ही है. यस मैम. उसमें 3-4 जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो मुझे याद है वो है, जैसे कि नाल्को है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी है, बीएसएनएल है, ओएनजीसी है, बीएचईएल है. ये सारे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस के पैनल में, यानी उसके पैनल में
पारस हॉस्पिटल है, इसका क्या मतलब हुआ कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के जो एम्प्लॉय हैं अगर उनको अपना ट्रीटमेंट यहाँ पारस में कराना होगा तो वो करा सकते हैं। अगर कोई सर्जरी करानी हो तो वो करा सकते हैं, या किसी तरीके का ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो करा सकते हैं, बट दे हैव टू furnish that bill, they have to furnish that receipt to the organization। अगर उनकी किसी तरह की सर्जरी होती है 10 लाख 12 लाख पैसा लगता है, तो ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की मेडिकल पॉलिसी क्या है। उस बेसिस पे या तो पूरा पैसा रिइंबर्स कर दिया जाता है या फिर उसका एक पार्ट रिइंबर्स किया जाता है। समझ में आई बात अब? मतलब एम्प्लॉयज को दे दिया जाता है। हाँ, ठीक है। तो मैम जैसे आप बताए पैनल पे नेम होता है कंपनी का, तो उसके एम्प्लॉयज अगर ट्रीटमेंट कराते हैं तो पारस की तरफ से कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड होता है क्या? नहीं, पारस तो वही फैसिलिटीज देगा जो वो देता है, लेकिन अगर Yes, आप ma'am. ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं तो ये फैसिलिटी तो आपकी ली हुई ना। जैसे तो वो एम्प्लॉयर जो है अच्छा उनको मैम, help आप वो employer देते दे। हैं। अब समझ में आया? यस ठीक है। यस मैम, जो पारस के बोर्ड पे लिखा होगा अगर हम उस कंपनी से रिलेटेड है तब हाँ। हमको कुछ फैसिलिटी मिलेगा पारस की तरफ। वरना आप अगर जनरल पब्लिक पारस है की तो फिर तरफ आप से पूरा नहीं, पेमेंट कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बेनिफिट्स मिल ऑर्गेनाइजेशन सकते के तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से, हैं। यस समझे? क्योंकि तुम ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर। और देखो कई बार रीइंबर्समेंट में क्या होता है कि तुमको इतना डिटेल्स देना भी, इसलिए हम बोले कि प्लान ए प्लान बी करके हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एचआर पॉलिसी में मेडिकल पॉलिसी भी होती है। तो जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि जब तुम जाओगे एडमिट होने के लिए तो वहां पे तुमको अपना आई कार्ड का फोटोकॉपी डालना होगा कि तुम भाई बोनाफाइड एम्प्लॉय हो उस ऑर्गेनाइजेशन के। बाकी सारे बिल विल का कैलकुलेशन होगा, सारा जितना बिल सेटल होगा, मान लो 70,000 का बिल आया, वो 70,000 सीधा तुम्हारी कंपनी के एचआर के पास भेज दिया जाएगा, तुमको उसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। समझ में आया? और सीधा तुम्हारे कंपनी का Yes, एचआर ma'am. डिपार्टमेंट उस 70,000 को पेमेंट करेगा हॉस्पिटल को। तो हॉस्पिटल अपना काम कर रहा है, एचआर वाला अपना काम कर रहा है, तुम क्योंकि एम्प्लॉय हो उस ऑर्गेनाइजेशन के इसलिए तुमको वो बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है? तो ये अलाउंस ma'am. और Yes, ma'am. रीइंबर्समेंट में डिफरेंस होता है, इसको मिक्स मत कीजिएगा। और मैम बहुत ये सारे मैम ये रीइंबर्समेंट जो मिल रहा है मैम एम्प्लॉइज को, मैम उसके सैलरी से भी कट होता होगा मैम, ये तभी तो मैम उतना दे पाती हुई कंपनी। यही बात हम बोले कि मेडिकल प्लान होता है, जैसे कि सीजीएचएस मौर्य लोक का जो पीछे वाला रास्ता है, ठीक है, जो पीछे का रास्ता है जहाँ लासा मार्केट लगता है, देखे हो, जहाँ पाल होटल है, ध्यान देना। अब Yes, नहीं ma'am, yes, देखे हो तो भी ध्यान देना। उसके बगल में देखना कि एक हॉस्पिटल, एक बोर्ड लगा हुआ है, दैट इज सीजीएचएस, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। समझ में आई बात? सीजीएचएस का बोर्ड लगा होगा, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का ट्रीटमेंट वहां होता है। ये सेंटर का दिया हुआ, डॉक्टर्स वगैरह भी इसमें यूपीएससी से अपॉइंट होकर के आते, तो ये सब कुछ सेंट्रल पे काम होता है। तो बहुत बहुत मिनिमम सा अमाउंट रिटायरमेंट के बाद भी, रिटायरमेंट के समय में भी उन लोगों से काटा जाता है सैलरी से, एंड देन यू गेट दैट फैसिलिटी फॉर एवर। अच्छा, कुछ फैसिलिटीज जो आपको सीजीएचएस नहीं प्रोवाइड कर सकती है, मान लीजिए सर्जरी कराना है, ठीक है, कोई बात हो गई, सर्जरी कराना है, या देयर इज एन एक्सीडेंट यू हैव मेट एंड यू नीड दैट इमरजेंसी, और वो नहीं दे सकती है, तो फिर उस केस में क्या होगा, कुछ जगह पे वो रेफर कर देते हैं, ठीक है। पटना के कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे हड्डी का है, अब किसी को फ्रैक्चर ऐसा हो गया है कि वो केस नहीं संभल रहा है, तो वो कुछ जगह पे रेफर कर देते हैं। आप वहां से जा करके इलाज कराइए और सारा डॉक्यूमेंट्स को संभाल करके रखिए। जब आप बिल रीइंबर्स करवाने जाएंगे, जब आप फॉर्म भरेंगे रीइंबर्समेंट का, तब आपको वो सारा डॉक्यूमेंट्स अटैच करके देना होगा। आप समझ में आई बात? Yes, ma'am. Move on to the next topic. See, one more thing. एक और अलाउंस समझाए थे, देखिए, LTA is another allowance which is known as leave travel allowance. नहीं लिखे हो तो लिख लो, क्या होता है ये? All those who have attended the classes tell me, LTA क्या होता है? मैम जब एम्प्लॉयज लीव पे होते हैं अपने काम से, उस समय जो उनका एक्सपेंस लगता है डोमेस्टिक ट्रैवल में, या फिर एयर ट्रैवल करे या रेल ट्रैवल करे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, उसको कवर करने के लिए अलाउंस दिया जाता है। हाँ, टू एन एक्सटेंट आप सही बोल रही है,
And anyone else? You want to make it more elaborate? यस मैम, जब कभी भी आप मैम ऑफिस के कार्य मतलब ऑफिस के कार्य से नहीं अपने कार्य से भी कभी इधर उधर जाते हैं, उसमें जो खर्च लगती है मैम, जैसे रेल खर्च हुआ, एरोप्लेन का खर्च हुआ या आने जाने का जो खर्च हुआ, वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलता है मैम LTA में मैम। LTA में तो काफी क्लियर तो कॉन्सेप्ट है इस बारे में। देखिए अब हम थोड़ा सा और डिटेल बता देते हैं। LTA क्या होता है? लीव ट्रैवल अलाउंस। हम आपको पहले ही बोले कि अलाउंस पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप अलाउंस का नाम ध्यान से देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि वो किस पर्पस के लिए ऐड किया जा रहा है। जैसे जो ट्रैवल करने के लिए आपको लीव दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से, उस खर्च को, जैसे आप ट्रैवल करेंगे तो लीव मिल गया, ठीक है, पर खर्च होगा, उस खर्च को, एक्सपेंस को मीट करने के लिए जो अलाउंस दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से, दैट इज नोन एज व्हाट? लीव ट्रैवल अलाउंस। जैसे कि अब इसकी पॉलिसी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में तो इसको LTC कहते हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन। बाकी प्राइवेट में इसका टर्म्स अभी भी LTA ही है। और ये ऐसे होता है कि 3 साल में या 2 साल में एक बार, हाँ 2 साल में एक बार ये आपको ऑफर किया जाता है कि आप कहीं घूम के आइए अपनी फैमिली के साथ, एंड देन यू विल बी पेड फॉर इट एंड यू विल बी गिवन लीव फॉर इट। ठीक है? Am I audible? सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. No, ma'am, Now you you were are not audible. audible. हाँ, I was not audible. I Yes. thought that. तो LTA यानी कि आपको ट्रैवल करने के लिए जो लीव दिया जाता है, उसके लिए अलाउंस भी कंपनी पे करती है। अब देखिए, कंपनीज तो 1 रुपए भी एक्स्ट्रा पे नहीं करती है बिना किसी पर्पस के। क्या कारण हो सकता है कि अगर हम LTA एज एन अलाउंस को वेरियस डायमेंशन से पढ़ें और वेरियस डायमेंशन से समझें, तो इसको 3 डायमेंशन से समझा जा सकता है। पहला, एम्प्लॉयर, लिखो कॉपी में। द फर्स्ट थिंग इज एम्प्लॉयर, सेकेंड थिंग इज एम्प्लॉय के डायमेंशन से, और थर्ड थिंग इज गवर्नमेंट के इंटेंशन से। अब ये आप लोग खुद सोच करके बताइए कि एम्प्लॉय के इंटेंशन से ये अलाउंस कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। एम्प्लॉय को क्या फायदा होगा इससे? ट्रैवल करने के लिए अगर लीव दी जा रही है और उसके लिए अलाउंस पेड हो रहा है, तो एम्प्लॉय को क्या फायदा होगा इससे? एम्प्लॉय का मैम मैम एक्सपेंस मिल एम्प्लॉयज जाएगा। टाइम पे आएंगे। मैम एम्प्लॉयज को फायदा, बताओ आप प्रत्यय बोलो। एम्प्लॉयज मैम जो दर दर भटकना पड़ता है यहाँ से वहाँ के लिए, ऑटो पकड़ना, फिर उधर से उधर के लिए, तो ये सब चीजों से मैम बचेंगे। इस चीज के लिए बचेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा HR के सेंस में बोलो, थोड़ा सा HR के तरीके से। मान लो कि तुम एक एम्प्लॉय हो और तुमको LTA मिल रहा है, तुमको अलाउंस दिया जा रहा है कहीं ट्रैवल करके आने के लिए। अब ट्रैवल माने क्या? जैसे कश्मीर, कन्याकुमारी, या तुम कहीं घूमने के लिए जाने के लिए तुमको मिल रहा है। तुम्हारे काम पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी बताओ। Yes, ma'am. होगा। पड़ेगा ना? होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। यू विल बी हैप्पी, यू विल बी मोर सेटिस्फाइड, यू विल कम बैक रिजुविनेटेड। यस मैम, बैक जब आएंगे तो ज्यादा एफिशिएंसी से ज्यादा काम अच्छे से। करेंगे। किसी हॉलीडे से आने Yes, के ma'am. बाद हमारी मोनोटनी खत्म होती है ना? Yes, And then we And we come feel back to energetic. work with we feel more energetic, we come back to work in full force. अच्छा, Yes, एम्प्लॉयर तुमको लीव भी दे रहा है, अलाउंस भी दे रहा है, तो उस एम्प्लॉयर के लिए तो तुमसे भी कुछ ज्यादा बड़ा बेनिफिट होता होगा। क्या यस होगा? मैम, जब एम्प्लॉयज जब एनर्जेटिक होगा, एफिशिएंसी से काम करेगा, तो अल्टीमेटली तो एम्प्लॉयर को ही बेनिफिट होना है। एम्प्लॉयर को बेनिफिट होगा, ये तो ठीक बात है। लेकिन अगर आप कश्मीर जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है, से फॉर एग्जांपल कि आप पटना में रहते हैं ना, आप अगर कश्मीर जाते हैं घूमने के लिए, या आप गुजरात जाते हैं, या नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, या कन्याकुमारी जाते हैं, मिनिमम आपको 10 दिन की छुट्टी चाहिए। 10 दिन की छुट्टी चाहिए ना, जाने आने और सब चीज के लिए।
Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. वो Yes, 10 ma'am. दिन की तुमको छुट्टी भी दे रहा है, अलाउंस भी दे रहा है, तो कुछ बहुत तगड़ा बेनिफिट हो रहा होगा उसको। देखिए लीव एनकैशमेंट के बारे में सुने हैं आप लोग? Yes, ma'am. हैव यू हर्ड ऑफ लीव एनकैशमेंट? No, आपकी ma'am. जो आपका जो लीव्स एक्यूमुलेट हो जाता है ना साल में, अगर आपने लीव नहीं लिया है तो उसको फिर आप अपने बेसिक सैलरी के बराबर माने लीव को एनकैश कर सकते हैं। उस छुट्टी के बदले आपको पैसा मिल सकता है ऑर्गेनाइजेशन से। समझ में आई बात? मान लो मेरी 15 छुट्टी है यहाँ पर, आई एम सपोज टू गेट 15 हॉलीडेज। इफ आई डोंट टेक दिस 15 हॉलीडेज थ्रू आउट द ईयर एंड इन द एंड इफ आई वांट टू काइंड ऑफ redeem that leave in I mean I want money in lieu of my holidays, तो हम ये कर सकते हैं, इसी को कहते हैं लीव एनकैशमेंट। और इस लीव एनकैशमेंट में एम्प्लॉयर का बहुत पैसा चला जाता है, क्योंकि आप हर एम्प्लॉय के बारे में सोचिए कि वो उतनी छुट्टी बचा के रखता होगा कि पैसा मिलेगा हमको, तो इसीलिए वो उस पैसे से बचता है, लीव एनकैशमेंट से वो बचता है, इसीलिए एम्प्लॉयर के लिए भी ये बेनिफिशियल। और अब जल्दी से बताइए कि गवर्नमेंट को इस LTA देने से क्या फायदा होगा? ये बहुत सिंपल है, जल्दी से बताओ। You are a salaried employee, right? तुम salaried employee हो, you're living with your family. When a salaried employee goes to some place, fine, goes to some place in leisure, घूमने के लिए जा रहा है। अब आप अगर Yes. यहाँ से अगर आप यहाँ से रेवेन्यू जनरेट। एग्जैक्टली नाउ यू गेट इट। अगर आप यहाँ से कश्मीर जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, आप वहाँ होटल बुक करेंगे, राइट? आप वहाँ खाएंगे पिएंगे, आप वहाँ की थिंग्स टू डू में पार्टिसिपेट करेंगे, शिकारा बोट लेंगे, आप डल झील जाएंगे, वहाँ का मीना मार्केट देखेंगे, एंड देन यू विल बाय फ्यू थिंग्स फ्रॉम दैट मार्केट, कितना भी है। Yes, ma'am. आप वहाँ के रेस्टोरेंट में खाएंगे पिएंगे, उस ओवरऑल प्लेस का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गवर्नमेंट के और सर्विस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है अभी हम लोग के जीडीपी में? चलो क्विक, सर्विस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है? 60%. दिस इज मोर देन 50%, Ma'am, 54% 71 के है। अप्रॉक्स। 70%. नो, दिस इज मोर देन 50%। 21 आप ऐसे समझिए कि सिर्फ वो एग्रीकल्चर का है। अगर 50% से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है सर्विस सेक्टर, उसमें टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इज वन इम्पोर्टेंट सेक्टर, राइट? तो इससे भी बढ़ावा मिलता है। नॉर्मली पीपल विल नॉट गो टू दीज प्लेसेस, बट इफ दे आर प्रोवाइडेड द कॉस्ट ऑफ टिकट, इफ दे आर प्रोवाइडेड लीव, इफ दे आर प्रोवाइडेड अलाउंसेस, दे विल बी हैप्पी टू गो ऑब्वियसली। तो इस तरीके से टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है। समझ में आई बात?